नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम एक विशेष प्रोग्राम आज कर रहे हैं और वो विशेष प्रोग्राम मेरा ऐसा मानना है कि उन सभी को पसंद आएगा, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो मानवीय मूल्यों से प्यार करते हैं और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि देश में सही ढंग से हर चीज़ें लोगों के सामने आएँ। हमारे साथ श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं और हम वैचारिक बात करते हैं। और अखिलेंद्र जी लोगों के बीच में भी बहुत घूमते हैं। कुल मिलाकर के सारी दुनिया में संकट एक पैदा हुआ है। वो संकट आर्थिक संकट है, विचार का संकट है और रिश्तों का संकट है। पर दुनिया के संकट का असर हमारे देश पे क्या असर पड़ रहा है और हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो क्या कर रही हैं? सरकार क्या कर रही है ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है। और कल से आज तक एक शिफ्ट हुआ है, जो मैं अखिलेश जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार पूरे तौर पर अमेरिका के साथ खड़ी दिखाई देती थी, कल से वो रूस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कल रात से। और अब तो प्रधानमंत्री का कल रात में बयान भी आ गया कि हम हर चीज़ में रूस के साथ शेक हैंड करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं और इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे देश की राजनीतिक ताकतों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खासकर वामपंथी ताकतों में वो लोग जो रूस के साथ पहले खड़े थे और अपने को किनारे किया हुआ महसूस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के साथ खड़ी थी, वो अपने को वाहवाही के उच्चतम स्तर के ऊपर मान रही थी। तो अखिलेश जी ये बहुत मिक्स्ड समस्या है, मिली-जुली समस्या है और मैंने आपसे बहुत सारी बातें कह दी। तो मैं आपको बिना आप छेड़े हुए चाहता हूँ कि इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है और आप जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के बीच घूम रहे हैं, किसानों के बीच घूम रहे हैं, उनके मन में इसको लेकर के कोई चिंता तो आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही? अखिलेश जी। अभी हम आपको जैसा आप जानते हैं कि मैं झारखंड में भी और उड़ीसा में भी गया था। वहां भी जो ग्रास रूट की और डेमोक्रेटिक मूवमेंट की फोर्सेज हैं उनसे भी बातचीत हुई थी और उसमें मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी अभी खुद में एक डीपर क्राइसिस के दौर से गुजर रही है और यह एक कोशिश होगी, यूएस की भी होगी और वेस्ट की भी होगी कि अपनी क्राइसिस को हमारे जैसे देश के ऊपर टाल दें। और ये हिस्ट्री जो टेक्नोलॉजिकली और कैपिटल से बहुत ज्यादा समृद्ध है, उनकी जब भी क्राइसिस आती है और क्राइसिस अमूमन उनके इकोनॉमिक सोशल सिस्टम में बराबर आता रहता है, जैसे आपने पिछले दिनों 2008 में देखा, उसके पहले इंटरनेट की क्राइसिस देखी, तो हम जैसे मुल्कों के ऊपर वो उनका काम होता है कि वो अपनी क्राइसिस को हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को, हमारी इकोनॉमी को लूट करके वो पूरा करते हैं, कंपनसेट करते हैं। और यह एक कॉलोनियलिज्म का जो नया फेज आया है, न्यू कॉलोनियलिज्म जो इकोनॉमिक टर्म में यूज होता है, नव उपनिवेशवाद का वह दौर शुरू हुआ है, जिस नव उपनिवेशवाद की एक नई परिभाषा अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट के माध्यम से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर स्पीच करने के लिए, उसको दबाने के लिए वो कोशिश कर रही है। लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं, एक रेजिस्टेंस हो रहा है। कुछ देश इससे सहमत नहीं है कि डॉलर ही डोमिनेशन करे, वो चाह रहे हैं कि उनकी भी करेंसी वर्ल्ड में आए और वो एक इक्वल आधार पर कम से कम पार्टनरशिप एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल तय किया जाए। तो उसमें हम एक फिनोमिनन ब्रिक्स का देखते हैं, संघाई कोऑपरेशन का देखते हैं और इंडिया भी
इन सभी जगहों पर विभिन्न कारणों से, चाहे चाइना को कंटेन करने के लिए ही सही, लेकिन वह भी अपना एक रोल लेते रहता है। इसी कंटेक्स्ट में मुझे जो लगता है, ये टैरिफ वगैरह का प्रश्न है, लेकिन मेजर प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि टैरिफ का है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत सारे मामलों में टैरिफ को छोड़ सकती। जैसे आप देखिए कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है। अब इतना ज्यादा हिंदुस्तान के बड़े कारपोरेट को प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लोग खुद ही इंटरनेशनली अलाइन कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी या कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी कि एग्रीकल्चर को और हमारी डेयरी को, पोल्ट्री को, इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब इस तरह के सेक्टर को बाहर की फोर्सेस के लिए खोल दे। तो रेजिस्टेंस यहाँ है कि अगर इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली ये मान लिया है कि हमको अमेरिका के साथ जाना है, तो ये बीच बीच में अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह की बात करके इन देशों के साथ क्यों बार्गेनिंग करता है? दरअसल इसके पीछे का यह भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन है। तो इसलिए ये टेंशन है, और इंडिया कोशिश करेगा कि चाहे वो रूस हो, चाहे इवन टू सम एक्सटेंट चीन के साथ भी वो एक अंडरस्टैंडिंग करना चाहेगा। और चीन तो इसमें इंटरेस्टेड रहता ही है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दांव उसका लगा है वर्ल्ड मार्केट में, वो अपनी एक पोजीशन बनाना चाहता है। तो चीन और इन प्रश्नों पर एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कोशिश भी करेगा। तो मैं इसी कंटेक्स्ट में इसको देखता हूं, और बुश का दबाव, मैंने ये ट्रम्प का दबाव भी इसी में देखते हैं, और रिस्पांस भी भारत का इस संदर्भ में देखते हैं। वह मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं। मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में अमेरिका, हमारे ट्रेड से उसका कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, और जरूर हमारी कुछ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की छटनी होगी, बहुत सारा हमारा एक्सपोर्ट उससे नुकसान होगा। लेकिन इंडिया भी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन करके अड़ोस पड़ोस के साथ अपने चीजों को किसी तरह से मैनेज करके उसको मैनेज कर ले। तो ये आने वाले समय में ये रिजॉल्व होगा। बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने जो अभी रास्ता चुना है डेवलपमेंट का, और जिस तरह से हम अभी, जैसे अगर आप देखें इंडो यूके एग्रीमेंट 2025 का देखें, इसके पहले इंडो यूके रोड मैप 2030 का देखें, तो मुझे लगता है कि ये एक क्राइसिस रिडन है। और खतरा मैं जो महसूस करता हूं, खतरा ये है कि हम लोग फिर एक एक्सक्लूसिवली कहीं मार्केट में न तब्दील हो जाएं। और बीजेपी की जो मोदी गवर्नमेंट है, दरअसल हम लोगों को एक केवल मार्केट जिसमें हमारी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपना टेक्नोलॉजिकल विकास, अपनी इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली इनके जमाने में डिक्लाइन की। मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। गैट के समय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर उतनी बहस नहीं थी, लेकिन जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे उन लोगों ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को या डेवलपिंग कंट्रीज को, और उसमें चाइना भी था, इस संदर्भ में एक साथ ले आने की कोशिश की कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर कोई कंसेशन नहीं देंगे। माने एक हिडन अंडरस्टैंडिंग उस समय थी। और 2025 में, अब 1995 में जब हमने WTO का गठन किया, तो उस समय ये तय हुआ था कि गिव एंड टेक पॉलिसी हम लेंगे। हमारी भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और पेटेंट कानून वगैरह का हम उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारी जो दवा इंडस्ट्री है, सस्ते दर पर जेनेरिक मेडिसिन हम बनाते थे। अभी जैसे हमने अभी ब्रिटेन के साथ, जो यूके के साथ अभी हमने समझौता किया है
ये हमारी दवा इंडस्ट्री और खास तौर पर जो जेनेरिक प्रोडक्शन था, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि वो एक्सटेंड करेंगे कि हमारा जेनेरिक प्रोडक्शन न हो। दूसरा हम गौर करते हैं, जब वहां से देखते हैं तो बराबर हम लोग कहते थे कि भाई ठीक है, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे अपने मार्केट को आप बूस्ट कीजिए। लेकिन जैसे चीन करता था, वो हमारे भी दिमाग में था कि आप जैसे चीन यह बात कहता था कि भाई हमको सोर्स कोड दीजिए, माने हमको टेक्नोलॉजी दीजिए, और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लोकल प्रोडक्शन, लोकल उसके क्षेत्र में यहाँ काम हो। भारत भी इस बारे में सोचता था, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज किया, यहाँ तक कि राफेल वाले के समय में भी जब एग्रीमेंट हो रहा था तो हमने उस समय इस बात को उठाया था कि हमको सोर्स कोड चाहिए, माने हमको ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता दीजिए ताकि आपके विमान का अगर हम उपयोग करें तो अपने इंडिजिनस मिसाइल्स वगैरह का हम उसमें लगा सकें। और सभी लोग जानते हैं कि राफेल में हम अगर उतना सफल नहीं हो पाए तो इसका बड़ा कारण ये था कि हमको उन्होंने फ्रांस ने, जहां तक मुझे रिपोर्ट है, सोर्स कोड देने से मना कर दिया। तो जहां मैं देख रहा हूं चीन के साथ हमारे मतभेद जिन भी कारणों से हो हैं, उसको हम लोग वैचारिकी में न ले जाए, आर्थिक संदर्भ में देखें, राजनीतिक संदर्भ में देखें। हम अपनी टेक्नोलॉजी की जो डिमांड थी, वह डिमांड भी इस बार जो यूके से जो सोर्स कोड की हम डिमांड करते थे, यूके से इस बार करना हमने बंद कर दिया। तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो ट्रेड एग्रीमेंट था, ट्रेड एग्रीमेंट में आप सोर्स कोड की बात क्यों कर रहे हैं, तो डिफेंस की बात नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों एग्रीमेंट को 2025 और 2021 जो हमने ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ किया, उसको जोड़ के देखिए तो सोर्स कोड की बात हमारे प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। सोर्स कोड क्या है? तो भाई हमें भी टेक्नोलॉजी विकसित करने का अधिकार दीजिए। पेटेंट कानून आपका है तो हमको भी जेनरिक मेडिसिन बनाने का अधिकार दीजिए। इसकी सीमा कम करिए। आप 20 साल के लिए पेटेंट कानून बना लिए, हमारे जितने चीजें हैं नीम से लेके सब कुछ आप पेटेंट कानून में बना देंगे, तो हमारा हाथ तो चारों तरफ से आप बंद कर दिए। तो अब हम अगर एक अभी बेसिकली इंडिया को टेक्नोलॉजी क्रिएटर की जगह हम टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं, और यह अगर स्थिति रही तो हमारी इकॉनमी तो बैठ जाएगी। हम बेचेंगे क्या? कितने दिन तक हम गहना बेचेंगे? कितने दिन तक मछली बेचेंगे? कितने दिन तक आप अपने मिनरल्स को बेचेंगे? इतना हाई सब्सिडी ये देते हैं अपने एग्रीकल्चरिस्ट को, और हमको कहते हैं कि नहीं आपको इसको खत्म करना है, जबकि WTO में ये बात थी कि हम अपने फूड नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी जरूरत के हिसाब से हम कम से कम अपनी सब्सिडीज देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मोदी गवर्नमेंट का, मैं कोई बायस्ड आइडियोलॉजिकल रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट ने बड़ा नुकसान किया जब वो सोर्स कोड की डिमांड को धीरे 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 छोड़ते चले जा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हमको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए इकोनॉमी का, मैं सहमत हूं, चलो डाइवर्सिफिकेशन आप करो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में क्या आप सोर्स कोड मांगेंगे? क्या आप उन देशों से, जैसे आप रूस से लेते, देखिए यही फर्क है। इवन चीन भी अपना सोर्स कोड देता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ही सही, लेकिन ये जो वेस्ट है या जो बड़ा मोनोपोली हाउसेज है वर्ल्ड वाइड इन पूंजी घरानों के, ये लोग टेक्नोलॉजी हमको देने के लिए तैयार ही नहीं है। और आप हमको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो हम जिंदगी भर केवल, जैसे गांव में आप कहिए, एक गांव का किसान अगर अपना 10 बीघे में खेती करे, वो उत्पादन को लेकर के अगर एक सुनार की दुकान पर जाए
तो एक अंगूठी भर का दाम उससे उसको निकलेगा। मैं कह रहा हूं अगर कोई भारी अंगूठी दे तो उतना दाम निकलेगा। तो हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करें, हम उनको मैन पावर सप्लाई करें, चाहे वो हम ये कहे कि हम आईटी सेक्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है उसी को तो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हम केवल अपने कच्चे माल को, अपने मैन पावर को इनको सप्लाई करते रहे और ये टेक्नोलॉजी के आधार पर, कैपिटल के कंसंट्रेशन के आधार पर पूरी दुनिया में मार्केट पर कंट्रोल करके, तो हम तो एक बदतर गुलाम देश के बतौर हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस परिस्थिति में जो अमेरिका ने किया है और जो बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उनको दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। हम किसी भी मुल्क से कोई भी व्यापार करने जा रहे हैं तो हमारी नजर एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी विकसित करने की होनी चाहिए। और यह हमारा जो काम था, जो लोग आज इस बात को कहते हैं 1947 में हम जो अमेरिकन वगैरह लॉबी में नहीं गए, हमने नॉन अलाइनमेंट की बात की, हमारी नजर थी कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी विकसित करें। और यही अगर हमको सोवियत यूनियन ने समर्थन किया तो यही हमारी उनकी दोस्ती का आधार भी बना। ये हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट का आधार रहा है कि हम भी टेक्नोलॉजिकली, कैपिटली एक संपन्न राष्ट्र के बतौर दुनिया में एक लोकप्रिय, शांतिपूर्वक रहने वाले देश के बतौर जो समृद्ध है, सक्षम है, उसको कर सके। मोदी रिजीम का ये जो 11 साल है, या मैं मोदी को नाम क्यों लूं, ये ट्रंप की बात केवल नहीं है, केवल मोदी की ही बात नहीं है। इसके पीछे जो पूरा उनका थिंक टैंक और फिलॉसफी और आइडियोलॉजी आरएसएस के, या अमेरिका में जो एक पूरा का पूरा वर्क करने वाला है ट्रंप का, यह कॉलोनियल इंटरेस्ट से बाहर केवल ट्रंप को नहीं देखा जाना चाहिए। भारतवर्ष में भी मोदी जो सर्विस कर रहे हैं, यहां बड़ा ताज्जुब होता है कि आरएसएस से लेके बीजेपी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मिनिमल डिमांड के लिए मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये बात उठा सके कि मार्केट अगर हम उनको देंगे तो कम से कम इंडिपेंडेंट होने के लिए टेक्नोलॉजी की भी डिमांड करेंगे, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यह जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को कुछ व्यक्तियों के इर्द गिर्द न देखा जाए। यह वास्तव में एक पॉलिसी मैटर की क्राइसिस है और भारत का जियोपॉलिटिकल रोल की क्राइसिस है, इंडियन इकोनॉमी की क्राइसिस है। और हमको यह बात जरूर सोचना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की जगह कंजम्पशन को डेवलप करने वाली इकोनॉमी, डिमांड को डेवलप करने वाली इकोनॉमी, अपने रिसोर्सेज को बिल्डअप करने की इकोनॉमी, यह रास्ता चुनने के लिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट को दबाव डालना चाहिए। और जो भी पार्टियां हैं, दुर्भाग्य ये है कि मैं किसी और पार्टी का जो वोकल पार्ट होना चाहिए इसको नहीं देख पा रहा हूं, जबकि यह सभी पार्टियों का समय है कि वो एक बार रिव्यू करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यू लिबरल इकोनॉमी पर आप बहस करिए, इसके दायरे में रहते हुए भी, इसी के, मैं इसको पलट देने की बात नहीं कह रहा हूं, वो पुरानी बातें, इसी दायरे में रहते हुए भी आप अपनी ऑटोनॉमी के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात डिफेंस के मार्केट तक हर जगह करिए। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इस देश में अभी ये काम है, वो जनरल एक कि इस समय हमें नेशनलिज्म को नए सिरे से डिफाइन करना चाहिए। नेशनलिज्म का बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन होता है, पूरे पड़ोस के साथ तनाव पैदा करना, युद्ध करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारी ही गलती है, पड़ोस की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो ये चाहती। ये अलग बात है कि अवाम दोनों जगह, तीनों जगह ऐसा नहीं चाहती कि हम पड़ोस के मुल्कों से लड़े। हम अपनी पूरी ऊर्जा कंसंट्रेट करें ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके
ताकि हम अपनी चीजों को कर सके। तो मैं इन संदर्भों में आज जो कहना चाहता हूँ कि आज भारत के सामने यह जो चुनौती आई है, इस चुनौती को हल करने के लिए हम लोगों को नए सिरे सोचना है। लूट के सामने समर्पण नहीं होने देना है। इस पर नेशनल एक हमको विजिलेंस बनाना। इस नेशनल विजिलेंस को बनाने के लिए राष्ट्रवाद, आजीविका और पीपुल्स डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है, वह एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। इसको एकताबद्ध करके हमको अपनी बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यह जो क्राइसिस है वो महज टैरिफ की ही क्राइसिस नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी में जो क्राइसिस है वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारी भी इकोनॉमी एक नए पॉलिटिकल इकोनॉमी की डायरेक्शन मांग रही है। उसके नजरिए से ही ये देखा जाना चाहिए और इनके साथ काम करते हुए सोर्स कोड और खुद अपने यहाँ पूंजी निर्माण का प्रश्न, अपने लोगों का उपभोक्ताओं की आमदनी बढ़ाने का प्रश्न, डिमांड बढ़ाने का प्रश्न हमारे लिए प्रमुख है और उसको इस संदर्भ में किया जाना चाहिए। जी अखिलेश जी, पिछले मैं राजनीतिक विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, वैचारिक विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के भीतर जो स्थिति बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं उसके बारे में आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हमें एक दिखने वाला शिफ्ट भारत की सारी राजनीति पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय ने इसको शुरू किया और अब प्रधानमंत्री भी खुल के बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि चीन ने अमेरिका के मुद्दे के ऊपर भारत का समर्थन किया है और भारत चीन जा रहा है, मोदी जी चीन जा रहे हैं और शायद इन सवालों के ऊपर बातचीत करेंगे और हो सकता है कुछ और निकले। लेकिन चीन जाने पे वो हमारे सीमा विवाद को कैसे हल करेंगे, जिसको कहते हैं कि कोई सीमा विवाद है ही नहीं। और अब तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, जो उन्होंने नेता विरोधी दल को कहा कि आपके पास ये जानकारी कहाँ से है, जबकि लोकसभा में भाषण है भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख क्षेत्र के सांसद के, अखबारों में रोज लिखा जा रहा है। तो चीन के साथ वो समझौते हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन चीन ने समर्थन किया है भारत के ऊपर अमेरिका के इस दबाव का। चीन ने तो उसको अस्वीकार कर दिया है। एक दूसरा, रूस के साथ जो अब तक हमारे रिश्ते ठंडे पड़े थे, अचानक रूस के साथ और हमारे साथ फिर से नए बहुत एक अंतरंग रिश्ते हो जाएंगे, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता ये सारा संकेत कहाँ जाएगा, ये अमल में आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन सिग्नल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह से भारत की स्थिति उन सारे देशों के बीच में, खासकर अफ्रीका देशों के साथ, वो जो आप जिसको अभी आपने थर्ड वर्ल्ड की बात की या जो नॉन अलाइन्ड कंट्रीज की बात शुरू में कही, जिसमें नेहरू जी, टीटो और नासिर साहब थे, जिसने दुनिया में एक अपनी ताकत बनाई थी, उस तरफ भी क्या भारत जा सकता है, एक सवाल। और दूसरा, भारत में जो फोर्सेस हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की तरह से शायद अपना काम बात करे, जबकि वो आरएसएस की ही पैदाइश है। लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी मोदी के इस रुख का समर्थन करे, जो रुख हमें पिछले 3 दिनों से दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल दूसरा है कि जो जिन्हें हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं या जो भारत का विपक्ष कहते हैं, वो इन सारे सवालों के ऊपर न पीछे खड़ा है, न आगे खड़ा है, न बात कर रहा है, न चीत कर रहा है। लग रहा है उसकी समझ में ये स्थिति आ नहीं रही। तो इन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ऊपर, खासकर वामपंथियों को लेकर, सीपीएम को लेकर के, सीपीआई को लेकर के या समाजवादियों को लेकर के, यही तो इस समय अपने को डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, कांग्रेस को लेकर के, इन सब का क्या रुख होगा, अखिलेश यादव को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के, वो इस सारी स्थिति में कैसा रिएक्ट करेंगे, संभावनाएं क्या है?
देखिए, मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष में एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन लॉबी है और ये अमेरिकन ऑर्बिट से भारत को बाहर नहीं ले जाने देंगे। और वो भी ये चाहते हैं। देखिए, अमेरिकन लॉबी का दो बड़ा इंटरेस्ट है। एक तो मान लीजिए जैसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट उनकी नजर में रहती है, तो वो चाहेंगे कि कुछ टैरिफ के मामले में समझौता हो जाए। जैसे आप एक्सेस दे दीजिए अमेरिकन कंपनियों को, और खास तौर पर जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो कार उद्योग वगैरह है, इसमें आप इतना बड़ा टैरिफ मत ले आइए। इसी तरह के अन्य क्षेत्र में भारत सरकार को राजी कर लेंगे कि आप टैरिफ को कम कर दीजिए। मैं नहीं समझता हूं कि टैरिफ कम करने से ओवरऑल इंडियन मासेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, खास तौर पर कार उद्योग। बल्कि बहुत सारे गुड्स जो अमेरिका के हैं वो बहुत चीपर हो जाएंगे, कुछ और गाड़ियां भी आ जाएंगी। हाँ, इसमें मान लीजिए जो टाटा उद्योग जैसे लोग हैं, इनका नुकसान। तो यहाँ भारत सरकार मुझे लगता है कि कंसेशन मान लेगी। और ट्रंप को भी अल्टीमेटली इकॉनमी में वो देख ही रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में उनका कोई लॉस नहीं है। ट्रेड सेक्टर में जो लॉस है वो मैनेजेबल है। तो कोई बड़ी बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भारत को एनवाय करने में लंबे समय तक भारत को पुश कर दें कि उनकी पूरी जो टोटल स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड में चीन को कंटेन करने की, या ब्रिक्स को राइज करने की, या संघाई कोऑपरेशन को आगे बढ़ने की, ऐसा बुश एडमिनिस्ट्रेशन में भी होगा नहीं। तो इसमें तो देखिए यह पोलराइजेशन होगा। एक एग्रीमेंट की स्टेज आएगी और दोनों एक एग्रीमेंट की स्टेज के लिए ही प्रेशर और पुल बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुझे जिस तरह की क्लास फोर्सेज इंडिया को कंट्रोल कर रही हैं, वो साउथ साउथ की यूनिटी की तरफ भारत को नहीं बढ़ने देना चाहेंगी, क्योंकि साउथ साउथ यूनिटी में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई चीन ने लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी बिल्डअप की, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाए और उसने वर्ल्ड को compete किया। हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को डेवलप करने की शुरू से ही कोशिश नहीं रही। हम कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी, जहां तक मुझे अर्थनीति का, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, तो एक कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी भी हमने लिबरलाइजेशन के दौर में भी कैपिटल, जो पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए हमने सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पर जोर देने की जगह हमने सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उसकी वजह है कि हमको वेस्ट में, अमेरिका में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा, हिंदुस्तान के आईटीज वगैरह से उनको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैडर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वह सस्ते दाम पर उसको अमेरिका और यूरोप को हम अफोर्ड करा देते हैं या उतना जगह दे देते हैं। लेकिन कभी भी अमेरिका वगैरह जनरलाइजेशन नहीं किया कि हमारा जो लेबर है, जैसे कैपिटल का इनफ्लो हो वैसे हमारा लेबर भी उन देशों में जाके रहे, इसकी इजाजत नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी जैसे अभी इंडिया यूके का रिलेशन बना है, इंडिया यूके में जो बात बनी है,
उसमें ये हुआ है कि नहीं फ्रीडम रहेगा और हमारे बहुत सारे लोग वहां नौकरियां पाएंगे और हमारा जो मेंटल पूरी कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होगी। लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि भाई जो माइग्रेशन पॉलिसी है ब्रिटेन की उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। हमको वो परमिशन भी जब तक अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो कहां से देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह जो प्रॉफिट का क्लास डोमिनेट कर रहा है हमारी पॉलिटिक्स का, वह हमको दक्षिण दक्षिण सहयोग की तरफ नहीं जाने देगा और पड़ोस के साथ दिलचस्पी भी नहीं बनने देगा, पड़ोस के साथ रिश्तों में सुधार भी नहीं होने देगा। लेकिन एक बात जरूर है कि यह दिखाने के लिए कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर नहीं करेंगे अमेरिका के सामने, हम चीन को कंटेन जरूर करेंगे, हम चीन को एशिया में प्रभुत्व नहीं आने देंगे, लेकिन हम चीन से संघाई में जो चीन का डोमिनेशन है, ब्रिक्स में जो डोमिनेशन है, उसको हम कम जरूर करेंगे। हम जाके वहां कम करेंगे, बाहर रह के नहीं, मैं जाके वहां हम करेंगे। रूस और चीन के बीच में भी स्ट्रेटेजिक काम हम नहीं होने देंगे। लेकिन आप ये कह दीजिए कि मैं एक्सक्लूसिवली आपके अपने ब्लॉक का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं, वो भारत को स्वीकार नहीं है। ये किसकी बात? ये हिंदुस्तान का बड़ा जो पूंजी घराना कारपोरेट हाउस है, वह दुनिया भर में अपनी ऑटोनॉमी इसलिए नहीं खोना चाहता कि एक मार्केट से, एक सिस्टम से अकेले बंधा नहीं रहना चाहता। उसको जहां प्रॉफिट होगा, चीन से प्रॉफिट हो रहा है तो चीन से कर रहा है, जहां भी उसे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ओरिएंटेड उसका पूरा का पूरा दिमाग है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो इस तरह से हमको किसी रेडिकल पाथ पर जाने के लिए, हमारी डिमांड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ने के लिए वो इसकी इजाजत देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन यह जरूर होगा कि अमेरिका की शर्तों पर हम नहीं झुकेंगे। इसके लिए वह जितने भी चैनल्स हैं अपने एक्सपेंशन के, चाहे वो चीन हो, चाहे कोई भी एशियन कंट्रीज हो, रूस हो, और उसके साथ हमारे संबंध भी रहे, उससे रिश्ता बनाने में भी वो चूकेगा नहीं। और ये शुरू से ही मोदी गवर्नमेंट देखिए कभी भी चाइना के प्रश्न पर वोकल नहीं रही। तो क्यों इतना वोकल नहीं रही? बार बार कहते रहे कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया। ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ज्यादा कहते रहे, लेकिन अब बीजेपी को देखिएगा, चाइना विरोध उस तरह का नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो बेसिकली अपना ऑटोनॉमी, तो चूंकि इंडियन रूलिंग क्लास की वह जरूरत है कि दुनिया में यह एक स्वायत्त रहे, इसलिए उसको तो सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहां तक नहीं समझता कि वो कोई डेवलपिंग कंट्रीज का ब्लॉक बनाने के लिए, जैसे ब्राजील है या वेनेजुला था उस समय, या चीन कर रहा है, या इस तरह के ईरान के साथ जाके कोई एक कंसिस्टेंट ब्लॉक जिसकी एक आइडियोलॉजी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की हो, वह भारत के रूलिंग क्लास में ऐसा मुझे नहीं दिखता है। वो बार्गेन करने के लिए कंसेशंस देंगे और कंसेशंस लेंगे। हो सकता है कि भाई 25 अगस्त से लागू हो रहा है तो अमेरिकन लॉबी में भी रिकंसिडरेशन हो और कुछ टैरिफ घटा दें। और दूसरा सवाल यह भी है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर और पोल्ट्री और डेयरी में तो ढेर सारे कंसेशंस तो देते ही जा रहे हैं, ठीक है, थोक भाव में नहीं दे रहे हैं, ढेर सारे कंसेशंस दे रहे हैं, लॉज भी फार्मुलेट करना चाहते हैं। तो या जैसे आप देखिए, जब उन्होंने कहा कि ईरान से आप तेल नहीं लेंगे, तो ठीक है, हमने ईरान के साथ एक अपना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे, लेकिन ईरान के से तेल लेना तो हमने बंद कर दिया था। ये कंसेशन ही तो था अमेरिका। जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर तो कंसेशन ही था। गाजा में भी जो न्यूट्रलिटी हमने ली, यह भी तो एक तरह का एक बूचरिंग हो रही है गाजा के लोगों की।
वहां की एक ऑटोनॉमी मारी जा रही है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट को घेरा जा रहा है, लेकिन हमने एक न्यूट्रलिटी शो की। तो वह भी तो एक कंसेशन ही था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। इधर हमने रसा से भी जो डिफेंस डील था, चलिए भाई आप कहते हैं कि रसा की जो पूरे वेपन्स हैं आउटडेटेड हो गए। अरे भाई वो आउटडेटेड अगर हमको सोर्स कोड दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो मिराज और ये आप बड़े बड़े ये जो जहाज खरीद रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी तो आप हमें नहीं देंगे। तो वो पुराना हथियार तो हमको ज्यादा राफेल से प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि राफेल को तो हम अपने ढंग से यूज ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप तकनीकी भी हमको नहीं दे रहे हैं कि हम कम से कम अपना मिसाइल भी उसमें लगा सके। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पर एक प्रेशर बनेगा, लेकिन आप देखिए एक पूरी लॉबी, अमेरिकन लॉबी, जो पुराने डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि रघुराम राजन जैसा आदमी भी कह रहा है कि हाँ टैरिफ को कम कर दिया जाए कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि डेयरी में मत करो, एग्रीकल्चर मत करो, वो तो WTO के माध्यम से ले ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यह अल्टीमेटली रिजॉल्व अमेरिका के साथ न हो, क्योंकि बड़ी स्ट्रांग लॉबी है वहां, मार्केट की लॉबी है, जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के रोल की लॉबी है, चीन उनके टारगेट में। रूस से भी वो इसीलिए खफा है कि चीन के डाइवर्सिफिकेशन में आप क्यों मदद कर रहे हैं, क्यों ब्रिक्स में जा रहे हैं? नहीं, अदरवाइज लोग कहते हैं यूक्रेन पर हमला कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटी सी डिमांड है, हम ये रसल हमले को हम तारीफ नहीं करते, लेकिन एक बात उठाई जाती है कि भाई आप नेटो के सदस्य नहीं बनाएंगे। नेटो के सदस्य आप क्यों बनाने पे जोर दे रहे हैं? कौन सा आपको खतरा है? अगर वो नेटो का सदस्य आपका टर्की है, तो रूस को घेरने के लिए आप पूरे वर्ल्ड को मिलिटराइज कर रहे हैं। तो जो ऑटोनमस बॉडी है, जैसे आप भारत के चारों तरफ अगर एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बनाना शुरू कर दीजिए, तो क्या इंडिया कहेगा नहीं कि भाई ऐसा मत करो? हमारे अड़ोस पड़ोस में हम कहते नहीं है कि आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करते हो? क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में टेरर को सप्लाई करता है। वो कहां तक सही है गलत है वो डिबेटेबल बात। तो रसा के साथ भी वो इसी बात पर रिजॉल्व कर सकते थे, करना चाहेंगे कि वो चीन का साथ छोड़ दे, और चीन से ही उनको रियल थ्रेट है अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने चिप्स के लिए, अर्थली नेचुरल मटेरियल्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि चीन उनसे टेक्नोलॉजी में, पूंजी में और हर तरह से उनका मुकाबला कर रहा है। तो ये कुछ आप उस समय देखो, मैं अभी शायद इस तरह की बात कहना शायद जल्दबाजी होगी, जब ब्रिटिश एम्पायर का डाउन हो रहा था तो अमेरिका राइज कर रहा। आज की बदली परिस्थिति में चीन भले न राइज करे, लेकिन चीन ने अमेरिकन डोमिनेशन के सामने अपने तमाम प्रयासों के बाद वह एक चुनौती तो पैदा ही कर दिया, और वह चुनौती चीन आगे बढ़ाए वह भारत के रूलिंग क्लास के लिए संभव नहीं है जो समर्थन करे। वो इतना चाहता है कि हमें कंसेशन रहे ताकि हम मार्केटिंग चीन के साथ भी कर सकें। धन्यवाद अखिलेश जी। हम लोगों ने जो बातचीत की, आपने सवाल हमने उठाए, आपने उसका बहुत सारगर्भित विश्लेषण किया, और आशा है देश के बहुत सारे लोगों को सोचने के लिए इसमें काफी बिंदु मिलेंगे। आवश्यक है कि लोग सोचें, क्योंकि लोगों के सोचने से ही राजनीतिक शक्तियों के ऊपर दबाव पड़ेगा, चाहे वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हों या रूलिंग फोर्सेस हों। तो लोग सोचें, ये जो आपकी एक लगातार कोशिश है, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करके इस तरह के वैचारिक बिंदुओं पर हम लगातार कार्यक्रम करते रहें, इस आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और जो आपका प्रोग्राम सुन करके आपकी तारीफ कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विदा लेता हूँ आपको। नमस्कार।